हेलो फ्रेंड्स, सीडीपी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। सीडीपी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अदृश्य शक्ति की। घबराइए नहीं, कोई भूत प्रेत की बात मैं नहीं कर रहा हूं। यह वो शक्ति है जिसे आप देख तो नहीं सकते, क्योंकि यह आपके अंदर की शक्ति है और यह आंतरिक शक्ति आपको क्या करती है, कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ये कहिए कि एक ऐसा मेंटल फ्यूल है, जब इसमें स्पार्क होता है ना, तो भाई लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा जो है वो जागृत हो जाती है। इसीलिए टीचिंग और लर्निंग में इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। किसी ने कहा भी है कि बेटर द मोटिवेशन बेटर द लर्निंग। अभिप्रेरणा बात कर रहा हूं मैं, अभिप्रेरणा के बारे में। अभिप्रेरणा, जिसे इंग्लिश में मोटिवेशन कहा जाता है, यह लैटिन भाषा के मोटम धातु से भी माना जाता है और मोवेर शब्द से भी माना जाता है। दोनों का अर्थ एक ही है, टू मूव, मतलब गति प्रदान करना। अब गति हम वैसे समझते हैं तो रोड पर चलने में, वाहनों में होती है। इसीलिए स्किनर महोदय ने इसे हाईवे का भी नाम दिया है। वो क्या कहते हैं कि प्रेरणा जो है वो सीखने के लिए राजमार्ग है। गुण महोदय कहते हैं कि प्रेरणा, प्रेरणा कहिए, अभिप्रेरणा कहिए, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है। चलिए आगे जानते हैं प्रेरणा के प्रकार क्या होते हैं। प्रेरणा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक प्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब होता है जो अपने आप से हो, स्वतः अभिरुचि, खुद से, क्या कहते हैं, मन से करना, बिल्कुल तल्लीन होकर लग जाना। वो जो मन से जो रुचि होती है वो है आंतरिक अभिप्रेरणा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पाठ पढ़ने की लगन है, उसमें पाठ पढ़ता है और जब वह पाठ पढ़ लेता है, सीख लेता है, तो उसे अंदर से बड़ी खुशी होती है कि मुझे ये पढ़ना आ गया। तो ये है आंतरिक प्रेरणा। स्वार्जी महोदय इस बारे में कहते हैं कि आंतरिक प्रेरणा जो होती है वो मनुष्य के अंदर उत्पन्न एक दबाव है। कैसा दबाव? जो उसे एक निश्चित दिशा में व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। अब ये जो आंतरिक प्रेरणा है, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे है, या प्रकार समझ लीजिए, उपलब्धि की आवश्यकता। उपलब्धि की आवश्यकता है नीड फॉर अचीवमेंट। इसका मेन उद्देश्य है लक्ष्य की ओर उन्मुख होना। मान लीजिए किसी को डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर बनने के लिए उसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो क्या करता है, बहुत कठिन परिश्रम करता है उसके लिए। तो ये परिश्रम वो किससे कर रहा है? अपनी आंतरिक प्रेरणा से कर रहा है, क्योंकि उसे अपना लक्ष्य पाना है, उसे मेडिकल कॉलेज में जाना है, उसे डॉक्टर बनना है। इसलिए उसे अंदर से प्रेरणा मिल रही है कि मुझे इतना कठिन परिश्रम करना है कि मुझे सफलता को प्राप्त करना है। दूसरा इसका एक उदाहरण है संबंधन की आवश्यकता, मींस अपनेपन की ओर उन्मुख होना। किशोर अवस्था में ज्यादा ही देखने को मिलती है। क्या होता है इस अवस्था में, जो है साथियों से समर्थन पाना, माता पिता और जो शिक्षकों की प्रशंसा पाने की इच्छा होती है बहुत तीव्र हो जाती है। और प्रारंभिक किशोर अवस्था जो 13 से 15 वर्ष तक मानी जाती है, उसके अंदर यह जो आंतरिक प्रेरणा है ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे ही है चिंता। जैसे एग्जाम का समय होता है तो बच्चों को चिंता होती है, तो चिंता का भी बैलेंस बना के रखना है। ऐसा ना हो कि वो बर्डन बन जाए, बर्डन नहीं बनना चाहिए, चिंता में भी एक बैलेंस रहना चाहिए। तो भी एक प्रेरक के रूप में काम करती है, बच्चे को एग्जाम के लिए तैयार करने के लिए प्रेरित करती है। तो यह भी एक आंतरिक प्रेरणा है। उसे अपने आप से चिंता होती है कि मेरे एग्जाम आ रहे हैं, मुझे अब पढ़ाई करनी। चलिए दूसरा है बाह्य अभिप्रेरणा। यह है इंट्रिंसिक, वह है एक्सट्रिंसिक। बाह्य प्रेरणा समझ में आ रहा है, जो प्रेरणा बाहर से मिलती है, जो मोटिवेशन बाहर से दिया जाता है, बाह्य प्रेरणा है। बाह्य प्रेरणा देकर हम उसके व्यवहार को जो है एक निश्चित दिशा में मोड़ते हैं, और इसमें जो सहायक बनते हैं वो प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, ये सब भी बनते हैं। ये सब आदि जो है हमें सहायक होते हैं। चलिए प्रेरणा के स्रोत।
प्रेरणा के जो स्रोत हैं वो है आवश्यकता मतलब नीड, चालक ड्राइव, उद्दीपन या इसे आप प्रोत्साहन भी कह सकते हैं इंसेंटिव, और प्रेरक मतलब मोटिव्स। अब एक एक करके हम इनको थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जो आवश्यकता है, नीड है, इसका मतलब है जीवित रहने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, जैसे जल है, भोजन है, नींद है, ये सब जो होती हैं ये आवश्यकता में आती है। अब जब क्या होता है, इंसान को भूख लगती है तो उसके अंदर एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। फिर क्या करता है, उस तनाव के लिए वह भोजन की खोज में लगता है, और जब उसे भोजन मिलता है तो वो तनाव कम हो जाता है क्योंकि उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो गई। दूसरा है चालक मतलब ड्राइव। ये क्या होता है, ये आवश्यकता से जुड़ा होता है। कोई भी आवश्यकता हो, यानी प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा ड्राइव होता है। इसी से क्या होगा, जैसे भोजन है, भोजन के लिए ड्राइव क्या है, भूख है। जब भूख लगेगी तभी आप भोजन की खोज में जाएंगे, वरना भोजन को नहीं खोजेंगे। भोजन को कैसे कहाँ लेना है, कहाँ से कहाँ का काम करना है, ये सब आप तभी खोजेंगे जब आपको भूख लगेगी। तभी आप सोचेंगे, अगर आप घर से बाहर हैं तभी हमें लगेगा नहीं यार आज इस यहाँ पे खाना खाते हैं, आज वहां पे खाना खाते हैं। तो तभी आप ये सोचेंगे जब भूख का टाइम आपका हो जाएगा, भूख आपको प्रेरित करेगी भोजन के। नेक्स्ट है उद्दीपन इंसेंटिव। जब आपको भोजन मिल गया तो वो शांत हो गया, नहीं ड्राइव को शांत करने वाला जो होता है वो होता है इंसेंटिव, उद्दीपन। जैसे आपको प्यास लगी, आपने किसकी खोज शुरू करी, नल की खोज करनी शुरू करी। नल हो, कोई तालाब हो, कोई सरोवर हो, जिससे भी, जहां पर जैसी स्थिति में भी आप हैं, जब आपको वो मिल गया, आपने उससे पानी पी लिया तो आपकी प्यास शांत हो गई। तो यहां जो पानी है उसने उद्दीपन का काम करा आपकी प्यास को शांत करने के लिए। अब आते हैं प्रेरक मोटिव्स। जो मोटिव्स होते हैं वो इन तीनों का योग होता है, मतलब NDI, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। इन तीनों का जो योग है दैट इज प्रेरक, मींस मोटिव। अब मोटिव को भी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से बताया है। मैस्लो कहते हैं कि मोटिव्स जो होते हैं, यानी प्रेरक जो होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात या कहिए जैविक या कहिए शारीरिक, एक ही बात है, तीनों नाम एक ही है। दूसरा है अर्जित, अर्जित यानी सीखा हुआ। तो जन्मजात समझ में आ रहा है कि जन्म से ही पाए जाते हैं, और इसमें कौन से हैं, वही भूख, प्यास, निंद्रा, ये जो आवश्यकता वाली जी बात, जो नीड्स हैं, वो हमारे इसमें शामिल होते हैं। दूसरा अर्जित, जो सीखा गया है, जो बाहर से सीखे जाते हैं, जाने वाले हैं, वो कहलाते हैं अर्जित। जैसे रुचि है, आदत है, ये सब हम बाहर से सीखते हैं तो वो अर्जित में कहलाता है। थॉमसन ने इनको डिवाइड किया है दो प्रकार में, स्वाभाविक और कृत्रिम, आर्टिफिशियल। मतलब स्वाभाविकता से मतलब है जो स्वभाव से ही पाई जाते हो, जैसे बच्चों में खेलने की प्रकृति स्वाभाविक होती है, स्वभाव से ही होती है। तो खेलना, सुझाव देना, सलाह देना, यह भी एक स्वाभाविक प्रकृति है। प्रतिष्ठा प्राप्त करना, सुख की प्राप्ति करना, अनुकरण करना, ये सब स्वाभाविक प्रेरक है। दूसरे हैं कृत्रिम, आर्टिफिशियल, जो स्वाभाविक प्रेरकों के लिए पूरक का काम करते हैं, जैसे दंड, पुरस्कार, सहयोग, प्रशंसा, ये सब जो हैं ये क्या है, उनके लिए पूरक का काम करते हैं, स्वाभाविक के लिए ये कृत्रिम प्रेरक है। तीसरा प्रकार जो बताया वो है गैरेट ने। गैरेट कहते हैं कि प्रेरक तीन प्रकार के होते हैं, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। जैविक में तो उन्होंने वही रखा जो हमने पहले पढ़ा था, जन्मजात या शारीरिक वाला। मनोवैज्ञानिक में उन्होंने संवेग को शामिल किया। संवेग के बारे में और मूल प्रवृत्ति के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं, आप वहां से जाकर हमारी वीडियो देखकर संवेग के बारे में जान सकते हैं। सामाजिक
के बारे में वो कहते हैं, जो सामाजिक आदर्श होते हैं, स्थितियां होती हैं, संबंध होते हैं, उनके कारण जो प्रेरक है वो सामाजिक प्रेरक है। जैसे आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन करना, जिज्ञासा, रचनात्मकता, ये सब क्या है? सामाजिक प्रेरक है। चलिए आगे पढ़ते हैं महा इंपोर्टेंट सिद्धांत, मैस्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत। मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत भी कहते हैं, आवश्यकता का सिद्धांत भी कहते हैं और मानवतावादी सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें क्या किया है मैस्लो ने? जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको बढ़ते हुए क्रम में रखा है। और एक बात और कही है कि पहले हमारी एक आवश्यकता पूरी हो जाएगी तब हम दूसरी पर बढ़ेंगे, जब दूसरी हो जाएगी फिर तीसरी पर बढ़ेंगे। इस तरह से उन्होंने इन्हें 5 स्टेप में बताया है, 5 स्टेप्स उन्होंने लिए हैं इसके। देखिए इसे पिरामिड भी बोलते हैं, जो हमने ट्रायंगल शेप में बना दिया है। पहला स्टेप पे उन्होंने रखा है शारीरिक या आधारभूत आवश्यकताएं। शारीरिक या आधारभूत आवश्यकताएं जो नीड है, वही आवश्यकता वाले कोई भोजन है, जल है, पानी है, आश्रय है, निंद्रा है, ये सब। दूसरे पर वो रखते हैं सुरक्षा प्रेरक। जैसे जब हमारी ये चीजें पूरी हो जाएंगी, पहले वाली नीड मतलब पहले वाला प्रेरक हमारा पूरा हो जाएगा, पहले वाली जो है हमारी आवश्यकता पूरी हो जाएंगी, तब हम इसके बारे में सोचेंगे। यानी जैसे इसमें हम कह सकते हैं स्वास्थ्य की सुरक्षा है और आर्थिक सुरक्षा है, इन सब के बारे में। जब हम इसे पूरा प्राप्त कर लेंगे तब हम अपनी नेक्स्ट उस पर पहुंचेंगे, और जो कि है सामाजिक आवश्यकता, जिसमें क्या है? फ्रेंडशिप है, ग्रुप मेंबरशिप है, सोशल कनेक्शन है, ये सब आते हैं। जब ये पूर्ण हो जाएगा फिर हम पहुंचेंगे सम्मान, आदर और प्रतिष्ठा, इन सब चीजों की प्राप्ति के लिए। और जब ये भी सब पूर्ण हो जाएंगे तब हम आखिरी स्टेप पर पहुंचेंगे आत्म अनुभूति प्रेरक। मतलब हम क्या बनने में सक्षम हैं, जो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी वो पता करना, वो है आत्म अनुभूति प्रेरक। मैस्लो ने जो शुरू के 3 ये हैं 1 2 3, इनको निम्न स्तर के आवश्यकता में शामिल किया है, और जो लास्ट के 2 हैं 4 और 5 नंबर के, उनको जो है उच्च स्तर की आवश्यकताओं में शामिल किया है। इस तरह से ये मैस्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। आज हमने अभिप्रेरणा के बारे में जाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट हो, टेट हो, कोई सा भी एग्जाम हो, अभिप्रेरणा से क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से सुनिए, पढ़िए, समझिए। मुझे लगता है कि बहुत इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि दूसरे लोग भी इनका लाभ उठा सकते हैं। एग्जाम नियर है, इसलिए अपनी तैयारी को जोर शोर के साथ करते रहिए और हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए।